स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ केम क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लास्ट पार्ट को। तो इस पार्ट में हम लोगों ने सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर क्या किया कि उसमें कितने मोड्स ऑफ डिके हो सकते हैं जिस हिसाब से वो अपने एन बाई पी रेशियो को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। और उसमें हम लोगों ने एक ब्लैक बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में भी स्टडी करी, और वहां से हमने देखा कि एन बाई पी रेशियो जो होता है वो आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 क्या होता है, लगातार इंक्रीज होता है टू गेट अ स्टेबल न्यूक्लियस। स्टेबल न्यूक्लियस पाने के लिए 20 एटॉमिक नंबर के बाद उनमें क्या था, न्यूक्लियस के अंदर एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज करना पड़ा। मतलब उनके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स। लेकिन इसके अलावा भी कई न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें एन बाई पी रेशियो एक स्टेबल एन बाई पी रेशियो की तरीके मैच नहीं करता है। तो उन केस में वो न्यूक्लियस क्या करते हैं कि अपने अंदर से प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, पॉजिट्रॉन्स को, बीटा पार्टिकल्स को, इन सबको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल के डिके करके एक तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और किसी न्यूक्लियस के इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे एटम्स को, ऐसे पार्टिकल्स को या फिर ऐसे सैंपल को रेडियो एक्टिव सैंपल बोला जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पढ़नी है कि जो हमारे पास जैसे कोई न्यूक्लियस है, मान लो हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो पाई मेसॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या रहती है, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हर न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन्स के अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। हर न्यूक्लियस के पास क्या होती है, उनके अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की वजह से बंधे रहते हैं। तो ऐसा पाया गया या फिर ऐसा देखा गया जब इसे ऑब्जर्व किया गया, मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये है आपका भाई न्यूक्लियस। तो ऐसा देखा गया कि जब हम लोगों ने किसी एक न्यूक्लियस को देखा और उसका मास स्टडी किया, उसकी मास के बारे में स्टडी करी, तो मान लो किसी न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स थे प्लस उसके अंदर कितने थे, 5 न्यूट्रॉन्स थे। तो यहां पर एक चीज हमें देखने को मिली कि हर न्यूक्लियस में एक मास डिफेक्ट पाया गया। क्या पाया गया भाई, मास डिफेक्ट पाया गया। अब मास डिफेक्ट का मतलब क्या था कि जब हम लोगों ने किसी न्यूक्लियस को, मान लो कि आपके पास ये नियॉन का न्यूक्लियस है, तो आपने क्या किया, नियॉन के न्यूक्लियस का क्या किया, उसका वेट मेजर किया। उसका एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या करते हैं, उसका वेट को हम लोगों ने, उसके मास को हम लोगों ने मेजर किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमें पता है कि उसका मास जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो मास होगा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा किसी न्यूक्लियस में, वही उसका न्यूक्लियस का टोटल मास होना चाहिए। तो उसके न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास जो था, न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास था, वही मास होना चाहिए था न्यूक्लियस का जो हम लोग एक्चुअल देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स था वो क्या था, कम था एज कंपेयर टू, सॉरी वो क्या था, ज्यादा था एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, एक मास डिफेक्ट पाया गया। जो एक्चुअल मास होना चाहिए, वो एक्चुअल मास कितना होना चाहिए, जो उनके न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास है वही मास होना चाहिए किसी न्यूक्लियस का। लेकिन यहां पर क्या था कि जो आपका न्यूक्लियॉन्स थे उनका जो टोटल मास था वो एक्चुअल मास से क्या था, थोड़ा ज्यादा पाया गया। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियस बना होगा तो उस समय उसके टोटल मास में से कुछ थोड़ा सा मास, उसके टोटल मास में से उसमें से कुछ थोड़ा सा मास क्या हुआ, वो डिफेक्ट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिस एनर्जी के थ्रू ही वो न्यूक्लियस क्या कहता है, स्टेबल रहता है। उस एनर्जी के थ्रू ही आपका न्यूक्लियस क्या होता है, बाइंड रहता है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी को, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझ गए कि टोटल जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, माइनस एक्चुअल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। कि आपके न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनको अगर ऐड करते हैं और उनके मास में से अगर एक्चुअल मास को माइनस करें, तो वो जो मास का जो डिफरेंस आता है, वो मास का डिफरेंस क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई, मास डिफेक्ट बोला जाता है।
तो मास डिफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आया? ये एक्चुअली होता है हर न्यूक्लियस में। अब इसका मतलब है जो उसमें से थोड़ी ना थोड़ी जो एनर्जी, जो थोड़ा ना थोड़ा आपका मास में जो डिफेक्ट आया, कमी आई, वो मास कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में चेंज हुआ होगा, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। जिस एनर्जी से कोई न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। ये वही एनर्जी होगी जो पाई मेसॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से डेवलप हुई थी। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस की हमें क्या करनी है? बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बेसिकली उस मास के, जो मास डिफेक्ट आया था उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, आइंस्टाइन लॉ के अनुसार E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो अगर इस मास से रिलेटेड अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो वो एनर्जी किस फॉर्मूला से निकलेगी? E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेल्टा m, ये क्या है आपका? बेसिकली मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, जहां पर सी क्या है? आपकी लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वैसे क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या होती है, इसको बारे में हमें पता करना पड़ेगा। तो ये नोट कर लेंगे हम लोग। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.007277 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.008665 AMU। और लाइट की एनर्जी के बारे में हमें उसकी वेलोसिटी पता ही है, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द लाइट हो जाएगी। तो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट को यहां पर रख देंगे, और इसको रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी हमें, क्योंकि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसके हिसाब से अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन, तो पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया? कि हर न्यूक्लियॉन के बनने में, जब वो न्यूक्लियस बन रहा होगा तो उसमें हर पर्टिकुलर एक एक न्यूक्लियॉन के बनने में जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई है, या फिर जो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, वही कहलाती है आपके क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियॉन। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके लिए जो आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस की, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई टोटल न्यूक्लियॉन, डिवाइडेड बाई टोटल न्यूक्लियॉन्स। इस पर भी हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन इस पर आते हैं इस फॉर्मूले पर। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसके लिए कुछ यूनिट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप डील कर रहे हैं क्वेश्चन को किससे? AMU से, ठीक है। और AMU के बाद अगर AMU को अगर आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चेंज करना हो, तो एक MU इक्वल टू कितना होता है? 931 MeV। अगर आपने यहां से जो आप आंसर निकालेंगे वो किसमें निकलेगा? AMU में निकलेगा, क्योंकि आप डेल्टा M की वैल्यू किसमें रख रहे होंगे? AMU में रख रहे होंगे। तो यहां से एक AMU इक्वल टू कितना होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद मतलब आपको टोटल जो आपका डेल्टा M निकालना है, आपको समझना बात को। टोटल आपको मास डिफेक्ट निकालना है, और जितना भी टोटल मास डिफेक्ट होगा वो AMU में आएगा। और अगर उसको आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आपको सी स्क्वायर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 931 से मल्टीप्लाई करने से सीधा जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो किसमें आ जाएगी? MeV में आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा M निकालना है, और उसको 931 से मल्टीप्लाई करते ही वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको किलो जूल पर मोल या फिर जूल पर मोल में पूछा जाए क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी आपको एक यूनिट पता होनी चाहिए। वो क्या है? कि एक MeV इक्वल टू कितना होता है? 1 MeV को अगर आपको किसमें चेंज करना हो? किलो जूल पर मोल में, तो उसकी यूनिट होती है 96.48 इंटू 10 की पावर 6 किलो जूल पर मोल। आ गई बात समझ में? तो ये दो डाटा आपको याद रखने हैं। कभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालनी हो आपको, तो उस केस में आपको आपका मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट क्या होगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ एक्चुअल दैट न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है उसको आप माइनस कर देंगे तो आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा। और मास डिफेक्ट में अगर आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगी? आपकी यूनिट MeV में। और अगर उसको किलो जूल पर मोल में पूछे आपसे बाइंडिंग एनर्जी, तो उस केस में आप क्या कर देंगे? 96.48 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन हो या फिर बाइंडिंग एनर्जी ही हो सिर्फ, तो वो आपकी किसमें आ जाएगी, किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। तो ऐसा देखा गया कि जब हम लोगों ने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी करी, तो उस स्टडी में एक चीज हमें सामने देखने को मिली, वो क्या थी कि ये है आपका डाटा, ये क्या है आपका डाटा दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है, मास नंबर के अनुसार, अगर मास नंबर के अकॉर्डिंग अगर बाइंडिंग एनर्जी को, ये बाइंडिंग एनर्जी है इस ग्राफ में और यहाँ पर मास नंबर, तो यहाँ पर देखने में पाया गया कि आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी इस मिडिल रेशियो में सबसे ज्यादा होती है। 65 एटॉमिक नंबर तक आपकी, 65 एटॉमिक मास तक आपका जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होती है, लगातार बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से अभी अब हम लोग ये चीज आगे देखेंगे कि कई ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो हम लोग उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे, तो वो हर बार कोशिश करेंगे क्या, इस मिडल रेंज में आने में, ताकि उनका जो मास हो वो इस रेंज में आ सके, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात और क्या, कि जितनी ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा उसका मास इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो किसी न्यूक्लियस में जितना ज्यादा उसका मास इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल उसका न्यूक्लियस होता है। और ये जो मिड रेंज होती है, इस मिड रेंज के जो न्यूक्लियस होते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। इसी वजह से अभी हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे, उसमें जब कोई बड़ा न्यूक्लियस होगा, मान लो यहाँ का कोई न्यूक्लियस है, तो वो तुरंत ट्राई करेगा कि अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाना चाहेगा, तो वो हमेशा ब्रेक होके इस रेंज में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके बारे में, आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस के बारे में। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट पार्ट है जो आपका इस चैप्टर का, वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। वो क्या है भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हेडिंग डाल लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली क्या होती हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक टारगेट न्यूक्लियस, या फिर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी कह सकते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास एक न्यूक्लियस था जिसके अंदर से कुछ ना कुछ पार्टिकल अपने मन से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम किसी एक न्यूक्लियस को ले रहे हैं और उस न्यूक्लियस की मान लीजिए हमने एक फॉइल बना ली। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में जिसकी हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं, टारगेट न्यूक्लियर। तो टारगेट न्यूक्लियाई पर हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल, जिसको हम लोग एक छोटे पार्टिकल से क्या करते हैं, उसका उस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं। किसी छोटे न्यूक्लियस को एक टारगेट न्यूक्लियर पर लगातार क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं, उसकी बम्बार्डमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो आपका टारगेट न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए और या फिर ज्यादा एनर्जी हो जाने की वजह से क्या करता है, डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस दिखाता है। तो वही चीज हमें पढ़नी है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस और एक हमारे पास बिग न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस को हम लोग, स्मॉल न्यूक्लियस को जिसका बम्बार्टमेंट करा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं भाई उसको, प्रोजेक्टाइल। और इस जिस न्यूक्लियस पर अटैक कराया जा रहा है, बम्बार्टमेंट कराया जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट न्यूक्लियर। तो टारगेट न्यूक्लियाई, अब देखना क्या होगा, यहां पर हमने क्या किया, एक छोटे पार्टिकल्स को हम एक टारगेट न्यूक्लियाई पर क्या कर रहे हैं, लगातार उसका बम्बार्टमेंट करा रहे हैं, जिसकी वजह से दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, इसके बाद ये जो आपका बड़ा न्यूक्लियाई होगा वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा और उसके बाद कोई एक छोटा सा दूसरा पार्टिकल उस रिएक्शन से एमिट हो सकता है। मतलब ये यहाँ पर इस पर इसका अटैक हुआ और यहाँ पर ये दूसरे पार्टिकल्स क्या हो गए, बाहर निकल गए। और उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियस होगा, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा जिसको हम कह सकते हैं, जो कि आपका बी है, वो इसी फॉइल में रह जाता है, वो इसी फॉइल में रह जाता है। तो इंड्यूस्ड रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इनका फर्दर यूज भी होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक एनर्जी भी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर हमें इन रिएक्शंस के बारे में, ये इंड्यूस्ड रिएक्शंस है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन रिएक्शंस को कराते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर इनकी स्पॉन्टेनिटी से हमें कोई बात मतलब नहीं होता है। अब ये रिएक्शन में अगर इसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर ये क्यू वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये क्यू की वैल्यू हो क्या हो, निगेटिव हो। तो इन दोनों को डिपेंड करते हुए, इन दोनों पर डिपेंड करते हुए इन रिएक्शंस को अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर निगेटिव होती है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंडोजेरिक। क्या बोलते हैं, एंडोजेरिक रिएक्शंस। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्यू की तो उसको वो क्या बोलते हैं, एक्सोजेरिक। एक्सोजेरिक।
एंडोजेरिक रिएक्शन। तो एंडोजेरिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एक्सोजेरिक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं? अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन के साथ जो एनर्जी निकल रही है, जिसे बेसिकली रिएक्शन की क्यू वैल्यू कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सोजेरिक रिएक्शंस बोलते हैं, अगर निगेटिव है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोजेरिक रिएक्शंस बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। आ गई बात आपको ये समझ में? अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में किस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है? मान लो आपके पास एक ये टारगेट न्यूक्लियाई है और उस पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया? उसका बम्बार्टमेंट किया। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि जैसे ही ये आपका प्रोजेक्टाइल है वो क्या हुआ, वो न्यूक्लियस के अंदर जाए और न्यूक्लियस के अंदर ही जाकर कुछ देर के लिए वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाए, और उसके बाद उस न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो थोड़ी देर बाद फिर ये क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बी बना देगा और दूसरा प्रोजेक्टाइल बाहर निकाल देगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस में, जिसमें आपके पास पहले रिएक्शंस के बाद यहाँ पर क्या एक तरीके का कंपाउंड बन गया, ये क्या बना? एक तरीके का कंपाउंड बना। तो इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? आपका प्रोजेक्टाइल जो हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगा और कुछ देर बाद वो न्यूक्लियस अपने मन से क्या करेगा? रिएक्शन को आगे ब्रेक करेगा और टारगेट न्यूक्लियाई से प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और दूसरा प्रोजेक्टाइल बाहर निकाल देगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली ये न्यूक्लियस जो आपका ये न्यूक्लियस है, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है, वो तुरंत इस पर आकर लड़े और लड़ते ही क्या करे? तुरंत बाहर निकल जाए और तुरंत ही इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो? चेंजमेंट आ जाए। तो उस केस में इन टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली फर्क क्या होता है आप समझना। अभी यहां पर आपने क्या किया? जब इन न्यूक्लियस को इस पर बम्बार्टमेंट कराने की कोशिश करी तो यहां पर क्या हुआ? ये न्यूक्लियस क्या होंगे? इनके कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी के साथ ये आ रहे होंगे। तो अगर ये न्यूक्लियस जो आपका प्रोजेक्टाइल है ये बहुत छोटा है तो आपके पास बेसिकली देखो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से, अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियॉन्स है। तो अगर आपने कोई बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा प्रोजेक्टाइल एंटर किया, तो मान लो छोटा प्रोजेक्टाइल यहाँ पर एंटर करेगा जिसकी वेवलेंथ काफी कम है, जिसकी वेवलेंथ क्या है? काफी कम है। तो वो क्या करेगा? वो किसी एक पार्ट से इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस पे और वहां के न्यूक्लियॉन्स को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मतलब किसी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर दे, किसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दे, जो हम लोगों ने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी, जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में हो सकता है न्यूट्रॉन को इंसर्ट करा रहे हो, या फिर हो सकता है हम लोग पॉजिट्रॉन का एमिशन करा रहे हो, तो कोई भी हम लोग बम्बार्टमेंट करा सकते हैं। तो अगर ये बहुत छोटे पार्टिकल्स है और इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? बहुत कम है, बहुत छोटी वेवलेंथ है, तो वो पूरे न्यूक्लियस को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियस के किसी एक पार्ट को इफेक्ट करेंगे और उसी पार्ट में उनके न्यूक्लियॉन्स को क्या करेंगे? चेंज करेंगे और तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस हुई आपकी डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चेंजमेंट आया, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो न्यूक्लियस था वो बी में चेंज हो गया और ये आपका स्मॉल बी निकल गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो काफी बड़ा है और उसकी वेवलेंथ काफी बड़ी है, तो वेवलेंथ काफी बड़ी है तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियस के साइज के बराबर उसकी वेवलेंथ है तो उस केस में क्या होगा कि वो एक साथ पूरे के पूरे काफी सारे न्यूक्लियॉन्स को क्या कर रहा होगा? इफेक्ट कर रहा होगा। और जब वो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स को इफेक्ट करेगा तो पूरे पूरे न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी। तो कुछ देर बाद, एकदम से ये रिएक्शन नहीं होगी, कुछ देर बाद ये एनर्जी आपस में दोबारा रीअरेंज होगी, न्यूक्लियॉन्स अपनी एनर्जी को आपस में फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे? एक नया प्रोजेक्टाइल निकलेगा और नया आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बाहर निकल जाएगा। तो ये दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली बात आई आपकी क्यू वैल्यू की, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू ऑफ एनी रिएक्शन बेसिकली क्या होगी? आपका जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में जो मास में जो डिफेक्ट आया उसी को अगर हम लोग लाइट से मल्टीप्लाई करा दें तो डेल्टा mc स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका टोटल मास में जो चेंज आया अगर उसको लाइट से मल्टीप्लाई करा दें, लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, तो यही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू वैल्यू ऑफ एनी रिएक्शन। अब क्यू वैल्यू से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं तो क्यू वैल्यू का एक काफी मैथमेटिकल पार्ट है, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो क्यू वैल्यू का एक नॉर्मल फॉर्मूला आता है और थ्रेशोल्ड वैल्यू का एक फॉर्मूला आता है। अब देखो यहाँ पर जब आपने अपने प्रोजेक्टाइल को इंसर्ट किया, जब आपने क्या किया? प्रोजेक्टाइल को इंसर्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल को इंसर्ट करने से हुआ क्या?
हर बार जब कोई न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियर में, मान लो ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है, अब आपके पास टारगेट न्यूक्लियस में आपने अपना प्रोजेक्टाइल डाला, तो अब इस टारगेट न्यूक्लियस में जो आप प्रोजेक्टाइल डाल रहे हो, इसकी एनर्जी भी तो कुछ ना कुछ सफिशियंट होनी चाहिए, ताकि आपका जो टारगेट न्यूक्लियस है वो आपके, सॉरी, जो आपका प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है वो आपके टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि वहां पर इस टारगेट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रोटॉन्स अवेलेबल है, यहाँ पर भी प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो इन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन भी होगा, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सफिशियंट एनर्जी चाहिए होगी, जिस एनर्जी के बाद ही, जिस एनर्जी, अगर उतनी एनर्जी कम से कम हो तभी ये न्यूक्लियस आपके टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर सके, और इसके बाद जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ क्यू वैल्यू भी आएगी। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसी रिएक्शन को कराने के लिए, और साथ में जो उसकी क्यू वैल्यू निकलती है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को हैपन कराने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं भाई उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होगी जितनी एनर्जी कम से कम आपके प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस के अंदर होनी चाहिए टू कंप्लीट टू मेक द न्यूक्लियर रिएक्शन हैपन। रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसका और आपकी क्यू वैल्यू ऑफ जो रिएक्शन होती है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू इक्वल टू क्यू इनटू टारगेट न्यूक्लियस का जो आपका मास होता है, मास ऑफ, इसको लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लीजिए टारगेट न्यूक्लियस का जो मास होता है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बात यहाँ पर बात हम लिख लीजिए, नोट कर लेंगे इसको। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले में ये इसको ऊपर नीचे हो गया, इसको कर दीजिए आप क्यू वैल्यू इनटू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई। ये फॉर्मूला होता है आपके किसका, थ्रेशोल्ड वैल्यू का। किसी रिएक्शन में अगर आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालनी हो तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके पास क्या है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आप एक न्यूट्रॉन का अटैक करा रहे हैं, ठीक है, किसी एक एटॉम टारगेट न्यूक्लियस में। तो इसका जो न्यूक्लियस है मान लो वो है 23692, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा क्या, ये नया पार्टिकल बनेगा बी, और बी पार्टिकल के बाद इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 237, और इसका जो एटॉमिक नंबर वो 92 ही रहेगा। तो अगर इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालनी हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू इनटू, अब देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब हो गया ये प्लस ये, तो यहाँ पर क्या हो गया 237 अपॉन टोटल मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियर। तो टारगेट न्यूक्लियर का टोटल मास कितना है 236, तो 237 अपॉन 236 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू वैल्यू आपको रिएक्शन में दे रखी होगी, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस रिएक्शन को शो करने का एक और तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होता है किसी रिएक्शन को शो करने का। मान लो यहाँ पर आपने क्या किया, इस रिएक्शन को एक शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, इसका नोटेशन आप समझ सकते हैं, ये हो सकता है ए क्या है आपका, यहाँ पर जो लिखा जाता है ये क्या होगा आपका टारगेट न्यूक्लियस, उसके बाद उस पर जो आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है। तो इस जो नोटेशन का मतलब होता है, ये बेसिकली इस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। इस रिएक्शन को इस तरीके से भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ये डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ए टारगेट न्यूक्लियस पर ए प्रोजेक्टाइल का बम्बार्टमेंट कराया गया, जिसकी वजह से एक नया प्रोजेक्टाइल बाहर निकला, और ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना। आई बात क्लियर आपको समझ में। चलिए, तो अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो है स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर या फिर इंड्यूस्ड रिएक्टिविटी। क्या है भाई आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या फिर इंड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो देखो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली जो एक्टिविटी है किसी न्यूक्लियस की, वो उसको एक्टिविटी बोलो,
नॉर्मल हो गया एक्टिविटी क्या होगी, जो हमने बात की थी डी एन बाई डी टी की, डी एन बाई डी टी याद है ना, डी एन बाई डी टी बताया था कि वो क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है। वो क्या हो रहा था, वहां पर रिएक्शन अपने मन से हो रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिएक्शन को जबरदस्ती करा रहे हैं, उन पर बम्बार्डमेंट कराकर किसी टारगेट न्यूक्लियाई पर, तो उस समय जो न्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी टारगेट न्यूक्लियाई जिस पर हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये भी काफी मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन हमें जो सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे नेट और गेट में कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, लिख लीजिए, कैपिटल एन इंटू फाइव इंटू सिग्मा, और यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के लिए, या फिर स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। जहां पर ये एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई की जिस न्यूक्लियाई पर हम लोग जो यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। तो मान लो आपके पास एक ये फाइल है, तो इस फाइल में आप इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप अगर आप एक्टिविटी निकाल रहे हो, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई कितने हैं, ये होता है कैपिटल एन। इसके बाद यहाँ पर आपका फाई क्या है, फाई नोट कर लीजिए, न्यूट्रॉन फ्लक्स। क्या होता है, न्यूट्रॉन फ्लक्स। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ पर एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं। तो उसी तरीके से पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने न्यूट्रॉन्स इन उस रिएक्शन में इंसर्ट हो रहे हैं या फिर जहां पर बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर जितने उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं उस टारगेट न्यूक्लियाई पर, वो आपको क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन फ्लक्स। इसके बाद सिग्मा क्या होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके यहाँ पर, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट टारगेट न्यूक्लियाई। तो क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार नेट में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इस वजह से मैंने आपको ये यहाँ पर कराया हुआ है। और ये जो आपका पार्ट है, ये लैम्डा आपको पता ही है, टी आपको पता टाइम है। इस पूरे के पूरे पार्ट को 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन फैक्टर ऑफ दैट न्यूक्लियस। सैचुरेशन फैक्टर, ये याद रखिएगा, सैचुरेशन फैक्टर एक बार नेट में पूछ चुका है, गेट में पूछ सकता है इसको कि सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है। सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, ए बाई एन फाइव सिग्मा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन देखो क्या होता है। मान लो आपके पास आप एक न्यूक्लियाई पर, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और न्यूक्लियाई के आसपास का वो इफेक्टिव एरिया, किसी न्यूक्लियाई के आसपास का वो इफेक्टिव एरिया जहां पर अगर आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंसर्ट करे, प्रोजेक्टाइल, जहां पर अगर आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंसर्ट करे, तो उससे वहां पर रिएक्शन, वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस इफेक्टिव एरिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी न्यूक्लियस। ये क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्या होता है, इसको एक तरीके से आप याद रख सकते हो एक वर्ड में, जोन ऑफ इंटरेक्शन। जोन ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें जोन ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है उसमें आसानी से, बहुत जल्दी न्यूट्रॉन, जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं या फिर प्रोजेक्टाइल है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जोन ऑफ इंटरेक्शन जिसका ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा तेजी से या फिर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बेसिक फंडा हो गया। अब इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हमको पढ़नी है, वो है आपकी सबसे पहली जो आती है, वो क्या आती है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है बेसिकली कि आपके पास, न्यूक्लियर फिजन में आप समझिएगा, आपके पास, अब देखो मान लो आपके पास ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है, बड़ा सा, उसमें आपने किया किया एक छोटे से प्रोजेक्टाइल को उस पर इंसिडेंट कराया। तो इंसिडेंट कराने से क्या हुआ, हो सकता है एक छोटा सा पार्टिकल बी निकल जाए और ये टारगेट न्यूक्लियाई दूसरे बड़े टारगेट न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए। तो इसे हम लोग नॉर्मली क्या कर देंगे, इसे हम नॉर्मली तरीके से कह देंगे कि आपका नॉर्मल रिएक्शन है, आपने न्यूट्रॉन को इंसर्ट कराया और नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में आपका ये प्रोजेक्टाइल इस पर अटैक किया और अटैक करने से क्या हुआ, ये दो बड़े बड़े टारगेट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। क्या हो गया, दो बड़े बड़े टारगेट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका जो न्यूक्लियस था वो बहुत ही
एक तरीके से पूरा का पूरा ब्रेक हो गया है, वहां पर उसका क्या हो गया है, फिजन हो गया है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कहते हैं। जब आपका जो टारगेट न्यूक्लियाई में जो प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या होगा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, और इंसर्ट होने के बाद पूरा का पूरा टारगेट न्यूक्लियाई बड़े बड़े न्यूक्लियस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बड़े बड़े न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए। तो उस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करी कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, वो हाई एटॉमिक नंबर पर, हाई एटॉमिक मास पर, हाई एटॉमिक मास पर जाने पर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो जो हाई एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस होते हैं, अगर उनमें अगर आप प्रोजेक्टाइल का इंसर्शन कराएंगे तो उस केस में क्या होता है, वो तुरंत ब्रेक होकर दो छोटे छोटे मीडियम साइज के न्यूक्लियस बनाता है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये सारी की सारी बातें जो आपको ग्रीन बोर्ड पर यहाँ पर लेक्चर दिख रहे हैं, इनमें क्या करना है आपको, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ठीक है, तो इस पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने देख रखे होते हैं एग्जांपल, लेकिन कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। पहला है आपका यूरेनियम का एग्जांपल हो गया। तो यूरेनियम 235 92, अगर इस पर न्यूट्रॉन का हम क्या कराएं, अटैक कराएं, बम्बार्टमेंट कराएं, तो उसके न्यूट्रॉन के बम्बार्टमेंट कराने से बेसिकली क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा, सबसे पहले तो न्यूट्रॉन उसके अंदर चला जाएगा, और उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियस बनेगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि इसमें एक हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन इंसर्ट कर गया है, तो इसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से फिजन रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले वो क्या दे सकता है, आपका देख लेता हूँ, 56 BA 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 90 और प्लस 2 न्यूट्रॉन 0 एंड क्लियर। इसके बाद अगला है आपका 138 आयोडीन 53। मतलब अब समझना, ये यूरेनियम जो ब्रेक हो रहा है, इस पर जब हमने इसका प्रोजेक्टाइल का इंसर्शन कराया तो उसके बाद इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो एक नया एक्टिवेटेड न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद ये अलग अलग तरीके से ब्रेक हो सकता है, इस पर कोई याद रखने वाली जरूरत नहीं है, बस ये रिएक्शन एज एग्जांपल आप लिख लीजिए। ये चाहे तो पहले वाले की तरीके ब्रेक हो जाए, चाहे इसकी तरीके, चाहे इसकी तरीके ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये बस एक तरीके का एग्जाम्पल रिएक्शन है, इनको आप साथ में नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये वाई, यहाँ पर ये 95 प्लस 3 0 एंड 1। इसी तरीके से यहाँ पर अगला है आपका 140 सीजियम, यहाँ पर 55 प्लस 37 आरबी 92 प्लस 4 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर अब आप एक बात इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे कि फिजन रिएक्शंस में से आप एक न्यूट्रॉन इंसर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और उससे उसके प्रोडक्ट में भी आपको एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो इन न्यूट्रॉन्स को, ये न्यूट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, ये न्यूट्रॉन्स बाकी वाले न्यूक्लियस पर भी अटैक कर सकते हैं और दोबारा इन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है या फिर होती ही है, और उन चेन रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल तरीके से यूज करें तो उनका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं, और उसका ही यूज आपके एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में किया जाता है। तो आपके जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, वो एटॉमिक बम्स न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर ही आपके आधारित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चेन रिएक्शंस के बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। एक, क्योंकि इस रिएक्शन को देखो, पहले वाले स्टेप की रिएक्शन को कराने के लिए आपको सिर्फ एक न्यूट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन अब जो ये न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये फर्दर न्यूक्लियस को भी क्या कर सकते हैं, उन पर अटैक कर सकते हैं और आगे रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इनके साथ साथ में एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकलती है, जो कि एनर्जी आपकी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है आपके इन द केस ऑफ यूरेनियम। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट आपका आता है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन के विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन पर। वैसे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, वहां से भी हम काफी सारे पॉइंट सीखने को हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास मान लो कि देखो, जैसे एग्जांपल लिखो, ये है 138 इरिडियम 53। ये बना किससे, आपका यूरेनियम से बना। यूरेनियम क्या था, 235 92। इस पर जो हमने बोला न्यूट्रॉन का अटैक कराया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बना। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई नॉर्मली बनते हैं, इनका N/P रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है जितना कि एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में यही होता है जब आप यूरेनियम पर अटैक कराते हैं न्यूट्रॉन्स का। तो अगर N/P रेशियो को कम करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस किस पार्टिकल को एमिट करेगा, बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा। तो यहाँ से क्या कर सकता है, ये बीटा पार्टिकल को एमिट कर सकता है। तो उससे क्या होगा, ये 54 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और जो आपका ये बनेगा एटम, ये बन जाएगा ज़ीनॉन 138
इससे फिर से ये एक और बीटा पार्टिकल को निकाल सकता है, और ये तब तक निकालता रहेगा बीटा पार्टिकल को जब तक वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज ना हो जाए। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है। वैसे मैजिक नंबर से अगर मैच करता है तो उस केस में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, एक बात हमको पता है। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेबल न्यूक्लियस बनकर आता है, और आपका यूरेनियम जो होता है वो चेंज करके किस में चेंज हो जाता है, Ba में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात आप सभी को। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं जो अगली न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस। क्या होती है भाई, फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे बोल सकते हो आप। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है इनको कराने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनके मिलने से क्या होता है, 2He4 मॉलिक्यूल बनता है, प्लस साथ में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, प्लस साथ में निकलती है एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी होती है, लेकिन दो न्यूक्लियस को आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस को बनाना, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करे, इसके लिए उन न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है वो रिएक्शंस काफी ज्यादा रिएक्शन। तो फ्यूजन में क्या हो रहा था कि बड़े न्यूक्लियस थे वो ब्रेक होकर छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जा रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि लाइट न्यूक्लियस आपस में जुड़कर हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे फ्यूजन रिएक्शन में। लेकिन इनको कराने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो होती है अराउंड 10⁸ केल्विन टेम्परेचर की, तो मिलियन ऑफ केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है इन रिएक्शंस को कराने के लिए। तो नॉर्मली इन रिएक्शंस को कराया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस को इतना ज्यादा टेम्परेचर में ले जाएं, आप न्यूक्लियस को अपने या फिर रिएक्टेंट्स को इतना ज्यादा, ये जो आपके रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं, रिएक्टेंट न्यूक्लियाई, इनको इतना ज्यादा टेम्परेचर पर ले जाएं कि ये प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएं। किस स्टेट में पहुंच जाएं, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट में आपके पास बेसिकली न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई उस एक ऐसी स्टेट मॉलिक्यूल की समझ सकते हो कि जहां पर सारे के सारे न्यूक्लियस अलग घूम रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके की मैट्रिक्स बना रखी है उन्होंने। तो एक तरीके का बहुत लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है पूरा का पूरा, पूरा जो आपका वो स्पेस है वो एक टाइप का लिक्विड टाइप का स्पेस बन जाएगा, जहां पर न्यूक्लियाई एक तरीके से आयंस हो सकते हैं, आयंस के रूप में न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक प्लाज्मा के तरीके, एक मैट्रिक्स की तरीके पूरे के पूरे उस स्पेस में फैले रहेंगे। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, प्लाज्मा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं और वो एक तरीके से लिक्विड के तरीके पूरे के पूरे स्पेस में फैले रहते हैं। तो इस प्लाज्मा स्टेट के लिए ही जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 10⁸ केल्विन के आसपास का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। क्लियर हुई ये बात। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं तो आपको दिखेगा, हाँ दिख रहा होगा। तो प्लाज्मा स्टेट पाने के लिए आपको टेम्परेचर जो होते हैं, ये इस टाइप का टेम्परेचर आपका बेसिकली सन में होता है। ठीक है, तो सन में बेसिकली फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो सन में होती हैं। उसके कोर में बहुत ज्यादा एनर्जी टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से होता क्या है कि उसमें फोर्स का कुछ हिस्सा क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है, और उससे उस एरिया का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो स्टेट होती है एटम की, वो कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट इतनी खतरनाक होती है, आप समझना कि अगर इसमें आप किसी सॉलिड को, अगर इसमें आप किसी सॉलिड को टच करा दो तो वो सॉलिड टच होते ही वेपराइज हो जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, वेपराइज हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन आपको समझ में आ गई। फ्यूजन रिएक्शन में लाइट एलिमेंट से हैवी एलिमेंट बनेंगे, और ये रिएक्शन बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में होती है। और इसके बाद जो फ्यूजन रिएक्शन थी वो आपने देखी कि अपने इंसिडेंट न्यूक्लियस कराया, वो उसके अंदर घुस गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो बाद में स्प्लिट हो गया। तो इन टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बस आपको यही याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए, और जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी पार्टिकल की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एट लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टिविटी के। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर का एक एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लगाएंगे। ठीक है, वो जैम का हो तो जैम के लिए, नेट का हो नेट के लिए, गेट का हो गेट के लिए। सबसे पहली बात, कुछ टर्म्स है। सबसे पहला टर्म है आपका आइसोईस्टर। तो आइसोईस्टर क्या होता है, बेसिकली ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल्स या फिर स्पीसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोएस्टर्स बोलते हैं। जैसे N2O और CO2, N2 और CO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तीन। तीन, इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वो भी सेम निकलेंगे, प्लस साथ ही साथ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोएस्टर्स बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस या फिर ऐसे एटम्स जिनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो वो क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। इसके बाद आता है एक टर्म आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर्स क्या होते हैं, जिन न्यूक्लियस के बीच में जो n माइनस पी का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन एक्सेस बोल सकते हैं जिसे, n माइनस पी का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसो डायाफर्स बोलते हैं। और आइसो डायाफर्स जो होते हैं हमेशा वो अल्फा पार्टिकल एमिशन से बनने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइसो डायाफर्स ही होते हैं। अगर मान लो आपके पास 235 यूरेनियम है, 92, और इससे अगर आप एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो तो 2He4 निकाल दो, 2He4 निकाल दो, तो उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज आएगी, क्या नाम है, 90, और इसके बाद थोरियम, और यहाँ पर 231। तो इसके बीच में इनका n माइनस पी निकालेंगे आप, और इसके बीच का इसका n माइनस पी निकालेंगे, वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा सेम आता है। तो अल्फा पार्टिकल एमिशन से हमेशा आइसो डायफर्स ही बनते हैं। ये बात, ये तीन टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब पूछी जाती है हायर एग्जामिनेशंस में, उसमें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ से रिलेटेड नहीं पूछते हैं, इन सारी की सारी बातों को आपसे पूछते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, तो किसी न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है और जो उसका एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास, इनके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एट रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इक्वल होता है R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। रेडियस, यहाँ पर R क्या है, रेडियस है, R नॉट क्या है, रेडियस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। A क्या है, A है एटॉमिक मास। क्या है भाई आपका, एटॉमिक मास है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, किसी न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं, R नॉट देगा, एटॉमिक मास दे देगा, और वहां से आप उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कि रेडियस के साथ ही साथ अगर आपको क्रॉस सेक्शन निकालना हो, तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बेसिकली क्रॉस सेक्शन किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, इफेक्ट जैसे एक न्यूक्लियस की बॉल है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उसका जो एक सर्कल का, जिस सर्कल की बात हम कर रहे थे उस सर्कल का जो एरिया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन। तो अगर आपको रेडियस पता है तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा आपका, इसका क्रॉस सेक्शन होगा। और यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट को, एरिया की इस यूनिट को एक बार्न बोलते हैं, 1 बार्न, BARN। ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जहां पर आपको R नॉट की वैल्यू दे रखी थी, A की वैल्यू दे रखी थी, और उससे आपको क्रॉस सेक्शन पूछा हुआ था। तो क्रॉस सेक्शन बार्न में निकालने के लिए आप इस पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये भाई हो गई अपनी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने कर दी है कंप्लीटेड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद एक वीडियो आएगी, अगली वीडियो हम जिसमें मिलेंगे उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई असाइनमेंट आएगा तो उस असाइनमेंट का सोल्यूशन भी आपको उसी असाइनमेंट के साथ मिल जाएगा। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन की अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, और इसके पूरे के पूरे नोट्स को बनाकर इसको दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का मैट कैम क्लासेस टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।